मैं मोहम्मद सादिक सोनूर, आप देख रहे हैं एचडीएमसी न्यूज़। जैसे कि 2024 का जो इलेक्शन चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा गहमा-गहमी और एक तरह का डू एंड डाई का ये जो है इलेक्शन चलता हुआ नज़र आ रहा है। ख़ास करके ये जो इलेक्शन जो होने वाला है, ये जो बीजेपी का जो ख़ास करके जो एजेंडा है कि संविधान को ख़तरा है। तो संविधान को किस तरीके से ख़तरा है, क्या है, उसके मुतल्लिक आज जो है संयुक्त संयुक्त किसान मोर्चा और संयुक्त कर्नाटका होराटा कर्नाटका के बहुत सारे यहाँ पर लीडर जो हज़रात हैं, हरियाणा और मध्य प्रदेश से और पंजाब से आए हुए हैं। उनसे हम पूछेंगे, जानेंगे कि ये जो मुद्दा है, ये जो 2024 का जो मुद्दा है, इलेक्शन है, किस बेस पर होने वाला है, कैसी क्या उनकी कोशिशें हैं, कैसे बीजेपी को हराया जा सकता है, जो उनका 400 पार का जो ये गेम है, षड्यंत्र है, उसे कैसे रोका जा सकता है, ये सब हम जानेंगे। सर, इसी के मुतल्लिक आप बताइए। मैं डॉक्टर सुनीलम हूँ, मध्य प्रदेश से किसान संघर्ष समिति का अध्यक्ष हूँ और एसकेएम की कोर कमेटी का सदस्य हूँ। आज हम लोग एसकेएम की तरफ से यहाँ पर हम आए। यहाँ पर मेट्रोपोलिस होटल में हम लोगों का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और किसानों के साथ में जो चर्चा हुई, उससे ये बात निकल कर के आई कि जो मोदी सरकार है या जो भारतीय जनता पार्टी है या जो संघ है, वो पूरे चुनाव को ध्रुवीकरण के मुद्दे पे लड़ना चाहता है। जी। पहले 22 तारीख का राम मंदिर का अपना लोकार्पण करने के बाद में उन्हें लगा था कि शायद हम रामलला के माध्यम से चुनाव जीत लेंगे, लेकिन बहुत जल्दी उनको समझ में आ गया कि ये संभव नहीं होगा। और तब उन्होंने, जब राहुल गांधी की जो पूरी यात्रा जा रही थी, उसको रोका, उसे एफआईआर कराने की बात की, गिरफ्तारी कराने की बात की। हेमंत बिस्वा शर्मा ने, जो कि पहले कांग्रेस में ही हुआ करता था लेकिन मोदी की वॉशिंग मशीन में चला गया, तो वो उल्टा कांग्रेस के नेता को धमकाने लगा। इसके बावजूद भी उन्हें लगा कि कुछ बात बनेगी नहीं, हम चुनाव नहीं जीत सकते, तो उन्होंने ज्ञान वापी को निकाल के लाया। ज्ञान वापी को भी 2-3 दिन जब चलाने के बाद में उन्हें लगा कि अभी ध्रुवीकरण नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने फिर से सीए एनआरसी को लेकर के आया, जिस सीए एनआरसी के खिलाफ में, मुझे याद है, इसी हॉल में, इसी मेट्रोपोलिस होटल के अंदर अशरफ भाई जो है वो उसके अंदर अतिथि के तौर पर थे। हमने पूरे देश के अंदर शाहीन बाग के अंदर एक यात्रा हम लोगों ने निकाली थी सीए एनआरसी के खिलाफ में, वो मुद्दा लेकर के आ गए। लेकिन उन्हें लगा कि ये भी कोई टेक ऑफ नहीं कर पा रहा है, तब उन्होंने बिहार की सरकार को अपहरण किया या नीतीश कुमार को ब्लैकमेल किया, लेकिन उससे भी बात नहीं बनी। तो फिर उन्होंने झारखंड के अंदर जो है वहाँ के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कराया। उन्होंने सोचा था कि जैसे महाराष्ट्र में सरकार बना ली थी, मध्य प्रदेश में बना ली थी, कर्नाटक में पहले बना ली थी, तो वो इस बार भी इस तरीके का काम आदिवासियों को खरीद के कर लेंगे। लेकिन हमें इस बात का फख्र है कि आदिवासी मुख्यमंत्री भी नहीं बिका और एक भी आदिवासी विधायक भी नहीं बिका, और वो भी उनका जो प्रयास था वो फेल हो गया। लेकिन आगे बढ़े वो। आगे बढ़ने के बाद में जिस परिवारवाद का रोना रोते थे, उन्होंने जाकर के, आपको मालूम है कि ठाकरे परिवार के एक सदस्य को लिया, है ना, पासवान जी के परिवार के एक सदस्य को लिया, सीता सोरेन को उन्होंने लेने का काम किया। कुल मिलाकर के आप ये देख रहे हैं कि जो पूरा का पूरा चुनाव है, वो उस चुनाव में दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी बहुत ही ज़्यादा असुरक्षित हैं, बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं। उनका जो कॉन्फिडेंस है वो पूरा शेक किया गया है। ये सब कैसे हुआ? क्योंकि एक समय तो ऐसा था कि कोई चैलेंज करने वाला नहीं है मोदी को। ये सब इसलिए हुआ कि देश के किसानों ने उनके सामने, जब उन्होंने 3 किसान विरोधी कानूनों को लेकर के आया, तब किसानों ने 380 दिन तक दिल्ली को घेर के रखा, 750 किसान शहीद हो गए। लेकिन जब तक मोदी जी ने वापस नहीं ले लिए कानून, तब तक किसान वहां से हटा नहीं। और जिस दिन ये कानून वापस लिए, उस दिन देश के अंदर ये मैसेज चला गया कि अगर कोई मुकाबला कर सकता है मोदी से, मोदी सरकार से, संघ परिवार से, तो वो किसान कर सकते हैं। और उसका जो नेतृत्व करने वाला संगठन है या जो मंच है, वो संयुक्त किसान मोर्चा है। अब बात वहां पर रुकी नहीं।
सरकार ने हमारे साथ जो वायदा किया था 9 दिसंबर को, वो धोखा साबित हुआ। एमएसपी की कानूनी गारंटी देने को लेकर के मोदी जी 2014 से इस बात को कह रहे हैं कि हम जो है कानूनी गारंटी देने का काम करेंगे, लेकिन आज तक नहीं दी। उन्होंने किसानों के साथ में बार बार धोखा किया। उन्होंने ना तो गारंटी दी, नंबर एक, फिर उन्होंने कहा कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, आय दुगनी नहीं हुई, महंगाई दुगनी हो गई। फिर उन्होंने कहा कि मैं किसानों को 6,000 रुपया साल दूंगा। तो मैं ये चुनौती देता हूं कि कुल मिलाकर के देश के अंदर जो परिवार हैं, 15 करोड़ जो किसान परिवार हैं, उसमें से 3 करोड़ परिवार भी ऐसे नहीं है जिनको एक भी किस्त मिली हो। अभी 17वीं किस्त जो है वो जारी, वो क्या करते हैं जब चुनाव आता है ना। मेरे यहाँ मध्य प्रदेश में जब पिछली बार चुनाव था तो चुनाव के दिन सुबह 6 वो जो 2-2 हजार रुपया आ गया। मेरे यहाँ पर, हमारे यहाँ एक लाडली बहना स्कीम चलती है। अभी कल चुनाव होने वाला है तो एक दिन पहले, अभी मतलब जो निकला हुआ दिन है, उस दिन लाडली बहना का पैसा आ गया। तो ये जो काम है पूरा तो बहुत ही असुरक्षित है। और संयुक्त किसान मोर्चे ने 14 मार्च को एक रैली की। इन्होंने कहा कि दिल्ली में नहीं घुसने देंगे। किसानों ने कहा, संयुक्त किसान मोर्चे ने कहा कि हमें रोक करके दिखाओ, है ना। कुछ लोगों को रोक लिया, है ना, खनौरी में रोक लिया, कुछ को संभी बॉर्डर में रोक लिया, क्योंकि वो एसकेएम से अलग हट करके कर रहे थे। लेकिन जब जाने का इरादा रखा तो हमको रामलीला ग्राउंड देना पड़ा मजबूरी में। 1 लाख किसान हम इकट्ठे हुए और वहां पर हम लोगों ने ये ऐलान किया, सबने मिलकर के, सब संगठनों ने, कि हम भाजपा को बेनकाब करेंगे, भाजपा का विरोध करेंगे, भाजपा को हम हराने का काम, परास्त करने का काम, सबक सिखाने का काम, सजा देने का काम करेंगे। तो आज जो हम यहाँ पर आए, है ना, तो हमारा आने का मकसद इस मेट्रोपॉलिटन आउटलेट के हॉल में हुबली के अंदर, हमारा जो है मकसद केवल एक है कि जो 14 सीटों के ऊपर जो चुनाव अब होने वाला है कर्नाटक के अंदर, हमने मतदाताओं से अपील की है कि संयुक्त किसान मोर्चे ने, देश के किसानों ने इतनी सेक्रीफाइस करके, गोलियां खा करके, शहादत दे करके हम जहां तक पहुंचे हैं, वहां पर एमएसपी की कानूनी गारंटी हमें मिलती दिखलाई पड़ रही है, कर्जा मुक्ति मिलती दिखलाई पड़ रही है। इसका वायदा किया है इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस पार्टी ने भी इसका वायदा करने का काम किया है। तो अगर कोई चीज हाथ में आती हुई दिखलाई पड़ रही है हमको, तो हमें जो भाजपा का हराने का कॉल है एसकेएम का, उसको पूरा करना चाहिए। यही आज का हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का लब्बो लबाब था और यहाँ पर बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है। बहुत शुक्रिया आपका। सर एक सब्जेक्ट है जी। देखिए, इस देश के अंदर लोकतंत्र को सबवर्ट करने का, लोकतंत्र के ऊपर कुठाराघात करने का एक के बाद एक सिलसिला चल रहा है। आप देख रहे हैं 10 सरकारों का भारतीय जनता पार्टी ने अपहरण किया। जहां सरकारें जनता ने विपक्ष की बनाई, लेकिन भाजपा ने विधायकों को खरीद लिया, नेताओं को खरीद लिया, जो है दबाव के अंदर लेकर के आने का काम किया। मतलब लोगों के जो राइट टू वोट है ना, उसका ही कोई अर्थ नहीं रह गया। मैं चुनता हूं किसी और को और सरकार बनाता है कोई और, ये हो गया। लेकिन अब जब 2 राउंड के अंदर ये मोदी जी को दिख गया कि हम ये चुनाव हार रहे हैं, 102 जो पहला चरण है 102 का, उसमें 80 सीटें आ रही हैं इंडिया गठबंधन की। दूसरा जो है 88 का, उसके अंदर 50 से 60 सीटें आ रही हैं। और ये जो पूरा दक्षिण भारत है, इसके अंदर डबल लॉक लगा हुआ है। कर्नाटक और तेलंगाना के माध्यम से 130 में से इनकी 30 भी आना संभव नहीं है, 30 सीटों के अंदर भी आना संभव नहीं है, क्योंकि स्टालिन वहां पर जिस तरीके से ताकत के साथ में खड़े हैं, यहाँ पर सिद्धारमैया खड़े हैं, वहां पर जो है विजन वो जो खड़े हुए हैं सब, मतलब एक पूरा का पूरा तेलंगाना में रेवन्ना रेड्डी के जिस तरीके से खड़े हैं। तो इस स्थिति के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी 272 सीटें लाने की स्थिति में भी नहीं है। तो अब उन्होंने उसका एक रास्ता निकाला। जो गिनती थी 11 दिन बाद उस गिनती को 6% बढ़ा दिया गया। 6% क्यों बढ़ाया गया? इसलिए बढ़ाया गया कि जो चरण में चुनाव हुए थे उसमें 4% कम वोट पड़ा था एवरेज से। तो अगर उसको कंपनसेट करना है तो 4 से ऊपर तक जाना पड़ेगा, तो उन्होंने 6% बढ़ा दिया। अब ये सवाल बहुत बड़ा सवाल बन गया है और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, सीजेआई से, कि उनको इसका नोटिस लेना चाहिए। इसके अंदर जो है उनको जांच बिठानी चाहिए
क्योंकि आखिरकार आप मुझे बताइए, जब वोटिंग शुरू होती है हर 2 घंटे में रिजल्ट आता है, मीडिया वाले लोगों को पूरे देश और दुनिया को मालूम होता है कि कितना परसेंटेज वोट हो रहा है, और जब बंद होता है मतपेटी, जब बंद होती है, ईवीएम जब बंद होती है, तो 17 नंबर का फॉर्म दिया जाता है। उस 17 नंबर के फॉर्म में लिखा होता है कितने पुरुषों ने किया, कितनी महिलाओं ने किया, टोटल नंबर उसमें लिखा होता है। तो चुनाव आयोग के पास तो हर घंटे आ रहा है फिगर, तो क्या जोड़ने में 11 दिन लग गए और आपने ऐसा जोड़ा कि 6% उसके अंदर ऊपर हो गया। ये बहुत बड़े घोटाले की एक षड्यंत्र एक चल रहा है, और दूसरा षड्यंत्र चल रहा है वीवीपीएटी पैट की गिनती ना करके। आप सोचिए, इंडिया गठबंधन ने क्या कहा था? केवल इतना कहा था कि मतदाता जब जाएगा 7 सेकंड के लिए उसे पर्ची दिखती है। अब वो जो पहले उसका ग्लास था वो था ट्रांसपेरेंट, अब उसको कर दिया डार्क, तो केवल 7 सेकंड वो दिखती है। अब वो कट के जब गिरती है पर्ची, तो इंडिया गठबंधन ने कहा कि भाई आप उस पर्ची को लेकर के मतदाता को दे दो और एक बक्सा रख दो, उसमें वो डाल देगा। आपको मालूम है पूरे देश में पंचायती राज है, सरपंच का चुनाव होता है, जनपद का चुनाव होता है, जिला पंचायत का चुनाव होता है, शाम को सबकी गिनती हो जाती है और शाम को रिजल्ट आ जाता है। मतलब 5 बजे तक 7 बजे तक रिजल्ट पूरे देश के अंदर कहीं पर भी पंचायत के चुनाव में आ जाता है। तो भाई आप बूथ की गिनती कर लो, आप मत बताओ किसी को बाहर, सबके सामने गिनती करके आप रख दो, नंबर उसका लिख दो, और फिर जब चुनाव की गिनती एक्चुअल होने वाली है तब आप जाकर के ईवीएम से उसका मिलान कर लो। यह प्रामाणिक तरीका था। लेकिन अब जो घोटाला इसके अंदर हुआ है, इसके अंदर ममता जी ने कहा है कि ईवीएम को बदलने का सिलसिला भी चल रहा है। मतलब अफसरों की वेश में भाजपा के बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं वो आकर के ईवीएम को बदल करके, क्योंकि एक और बात है, मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूं, उन्हें इस बात को याद रखना चाहिए। चुनाव आयोग हर समय कहता था कि कोई एक्सटर्नल डिवाइस का इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन ये बात अभी जब सुप्रीम कोर्ट में बहस में आई तो ये बात सामने आ गई कि बाकायदा लैपटॉप का इस्तेमाल होता है, उससे प्रोग्राम चिप के अंदर डालने का काम किया जाता है। तो हम ये पूछ रहे हैं कि भाई वो लैपटॉप कहाँ है? वो लैपटॉप के अंदर जिन्होंने प्रोग्राम करके उस चिप में डाला है वो कहाँ है? उसका कोई भी जानकारी देने के लिए चुनाव आयोग तैयार नहीं है। और दुख इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट भी वीवीपीएटी पैट की गिनती कराने को तैयार नहीं है। और उन्होंने फैसला जो दिया है वो क्या दिया है आपको मालूम है? उन्होंने कहा है कि अगर आप असंतुष्ट हो चुनाव के नतीजे से तो चुनाव आयोग को आप एप्लीकेशन दो, और एप्लीकेशन के अंदर अगर कोई गड़बड़ नहीं पाई गई तो पूरा पैसा आपको देना पड़ेगा जो एप्लीकेशन देगा। तो अब आप कैंडिडेट वो कहां से पैसा भरेगा? मतलब आप उसे न्याय ना मिल पाए ये सुनिश्चित करने का काम अगर देश का सुप्रीम कोर्ट करेगा तो फिर पारदर्शिता चुनाव के अंदर कैसे रहेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। मुझे लगता है इसका एक ही जवाब है। इसका जवाब यह है कि जनता इतने मार्जिन से भाजपा को हराने का काम करे। देखिए, मैंने बिहार के चुनाव को बहुत नजदीक से देखा, यूपी के चुनाव को नजदीक से देखा, मैं मध्य प्रदेश में रहता हूं, वहां का मैंने चुनाव देखा, क्योंकि वहां तो ये चल रही थी बात कि भाजपा हारने वाली है, राजस्थान में हारने वाली है, छत्तीसगढ़ में हारने वाली है। जी, मैं 2 बार वहां से एमएलए था, मैंने पूरी प्रोसेस को देखा हुआ है। लेकिन वहां पर आप सोचिए, तीनों चारों जगह पर 4 राज्य देश के ऐसे हैं जहां पर सरकार कांग्रेस की बने या भाजपा की 1 या 2% से बनती है। यहां इन्होंने 6% का अंतर कर दिया है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा घपला हुआ है। तो हम सीधे सीधे से हम ये चाहते हैं कि वीवीपीएटी पैट की गिनती होनी चाहिए। ईवीएम की सुरक्षा बाद में नहीं, गिनती के पहले भी ईवीएम आ कहां से रही है, जा कहां से रही है, क्योंकि आज तक ईवीएम ये नहीं बता पाया चुनाव आयोग कि कुल मिलाकर के देश में भारत सरकार की 2 कंपनियां ईवीएम बनाती हैं। वो ये नहीं बता पा रहे कि आज तक कितनी मैन्युफैक्चर की, कितनी सप्लाई की ईसीआई को, कितनी अभी बाकी हैं उनके पास में, कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई। मतलब पूरा का पूरा घपला है। तो लोकतंत्र घपले में फंस गया है और इसका तोड़ एक ही है, इसका जवाब एक ही है। बहुत लंबे मार्जिन से आप भाजपा को हराओ। आप 50,000 1 लाख से जब हराओगे तो कोई ईवीएम की गड़बड़ काम नहीं करेगी।